लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि अलाउद्दीन का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यानी कैसे इसने अलग अलग एरिए पर खास करके अपने भाई और मलिक कफूर की मदद से इसने कैसे लगभग नॉर्थ इंडिया जो बचा कुछ हुआ हिस्सा था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी तक यूँ कहे कि इल्तुतमिश और बलबन तक तो बहुत बड़ा एरिया दिल्ली सल्तनत बनी चुका था। उसके बाद आता कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के सुल्तान रहते हुए साउथ इंडिया यानी देवगिरी वगैरह कौन जीतता है? वो अलाउद्दीन खिलजी ही जीतता है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके कहाँ पर? कारा, याद है? इलाहाबाद। वहाँ पर उसकी हत्या करके क्या करता है? खुद को सुल्तान बनाता है। अब सुल्तान जब ये बना लेता है खुद को, तो उसके बाद हमने देखा कि इसके काफ़ी ढेर सारे रिफॉर्म्स किए इसने। तो वो रिफॉर्म्स क्या थे? ये रिफॉर्म्स इसकी अपनी सत्ता को मजबूत करने के तरीके थे, ठीक है। अब वहाँ से लेकिन ये रिफॉर्म्स के साथ साथ क्या कर रहा था? रिफॉर्म्स के साथ साथ ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यानी कि बहुत सी और नई नई टेरिटरी को ये जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसमें हमने देखा कि पहले इसने गुजरात को जीता। जब गुजरात जीता तो गुजरात में इसको कौन मिला? फर्स्ट इसने कौन सा जीता था एरिया? गुजरात। गुजरात कब जीता? 1297। और वहीं पर इसने मलिक कफूर को खरीदा, जिसको क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। क्यों? क्योंकि 1000 दिनार देकर उसने खरीदा। सेकेंड के बाद इसने रणथंबोर जीता। इसके बाद इसने चित्तौड़ जीता, जहाँ जिसके लिए वो पद्मिनी यानी कि जौहर वाली कहानी फेमस है, चित्तौड़। उसके बाद इसने मालवा जीता। मालवा जीतने के बाद हम कह सकते हैं कि होल नॉर्थ इंडिया इन कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन, ठीक। इसके बाद अब इसकी पॉलिसी कहाँ के लिए जाती है? डेक्कन के लिए। अब डेक्कन के लिए जब ये जाएगा तो देखिए, डेक्कन का तो देवगिरी जो है, देवगिरी तो जब ये खुद सुल्तान अभी नहीं बन पाया था, उससे पहले ये क्या था? सुल्तान में से ये क्या था? गवर्नर था। कहाँ का? याद कीजिए, बताया हूँ, कारा का गवर्नर था। तभी तो कारा में ये बुलाकर उसकी हत्या करता है जलालुद्दीन की, क्योंकि ये देवगिरी जीतने के बाद दिल्ली ना जाकर ये कारा जाता है, अपने जहाँ का ये गवर्नर रहता है। और वहाँ कारा में जब जलालुद्दीन आता है तो वहीं पर उसकी वो हत्या करता है। तो देवगिरी पहले जीत चुका था। उसके बाद वारंगल जीतता है। वारंगल के बाद मदुरई जीतता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा लगभग बहुत बड़ा एरिया कहाँ का? साउथ इंडिया का भी ये जीतता है। बट यहाँ पर इसकी पॉलिसी ये रहती है कि नॉर्थ इंडिया का जो एरिया ये कॉन्क्वेस्ट करता है उस एरिया को अपनी टेरिटरी में मिला लेता है, पर डेक्कन के एरिया को या साउथ के एरिया को, मदुरई कहाँ? तमिलनाडु है, वहाँ के एरिया को ये अपने राज्य में मिलाता नहीं है। क्या करता है? उनसे टैक्स यानी ट्रिब्यूट लेता है कि तुम शासन करो, तुम्हारे बदले, उसके बदले क्या करो? मुझे कुछ टैक्स या ट्रिब्यूट देते रहो। पर उनको कभी भी अपने टेरिटरी में डायरेक्टली अपने एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं लेता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आइडिया था कि अगर मैं इस साउथ इंडिया यानी इस एरिया को भी अपने कंट्रोल में लिया तो फिर मैं कहाँ से? दिल्ली से तमिलनाडु तक कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन सा हो जाए।
समझ में आ रही बात? तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो थी वो किसकी थी? मंगोल्स की समस्या थी। मंगोल्स जो थे इसको बहुत परेशान किए पड़े थे मंगोल्स। और हमने देखा था जलालुद्दीन खिलजी मंगोल्स के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी तक की शादी कर देता है मंगोल राजा से, और तो और ये भी करता है कि उनको दिल्ली में शरण देकर बसाता भी है, रखता भी है। बट सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ये काम नहीं करता। तो बार बार जो मंगोल इन्वेजन होता है तो उसके वजह से ये क्या करता है? मंगोलों की निर्मम हत्याएं करवाता है। क्या करता है? निर्मम हत्याएं, मैस्कर। मतलब उनको क्या बताया था उस वक्त कि वो उनके डेड बॉडी की क्या बनाता था? दीवार बनवा देता था। हजार हजार लोगों को एक साथ मरवा देता था। और उनके ऐसे नहीं, उनके सर धड़ से अलग, यानी कि पूरी गर्दन से काट देता था। और उस जो खोपड़ी होती थी, यानी कि जो डेड बॉडी का जो ये सर का हिस्सा है, उसका क्या करता था? ढेर लगवा देता था और उसमें आग लगवा देता था। इतना निर्मम काम करता था ये। तो लेकिन तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा कॉन्क्वेस्ट में, लेकिन जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लिखेंगे वो आज हम लोग लिखेंगे मंगोल इन्वेजन। तो यहां हम लोग लिखेंगे मंगोल इन्वेजन। अभी क्लियर है? तो यहां हम लोग लिखेंगे मंगोल इन्वेजन। तो मंगोल इन्वेजन में पहला पॉइंट लिखिए, अलाउद्दीन repulsed more than a dozen of मंगोल इन्वेजन। यानी इतने बार मंगोल इन्वेजन। अब सोचिए, 1 दर्जन से अधिक, यानी कि 12 बार से अधिक। 20 साल का तो इसका लगभग पूरा इसका सल्तनत रही, ये थ्रोन पर बैठा रहा। और 20 साल में अगर देखा जाए 12 बार का ये आप एवरेज मिलाओ तो हर 1.5 साल या लगभग उसी के अंतराल में एक इन्वेजन हो रहा है मंगोलों का। तो उससे क्या हो गया? ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया मंगोलों से। इस वजह से ये क्या किया? मंगोलों से इतनी बर्बरता किया इसने। लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिए जफर खां अलाउद्दीन, जफर कॉमा लिखे अलाउद्दीन, यानी अलाउद्दीन का बेस्ट जनरल repulsed the Mongols in 1296, 1297, 1299, but killed in last invasion। तो 1299 वाले इन्वेजन में जफर खां जो बेस्ट जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का, वो भी मारा जाता है। अब देखिए, एक व्यक्ति ने कम से कम 3 से 4 बार मंगोल इन्वेजन को कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट अब क्या है लिखिएगा, इन 1303 तरघी खां led Mongol invasion in India with 1,20,000 soldiers।
लिखिएगा एट दैट टाइम अलाउद्दीन was engaged in Chittor when he returned Mongols retreated। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का क्या खौफ था मंगोल्स के बीच में कि जब ये चित्तौड़ पर अटैक कर रहा था तो उस वक्त मंगोल्स ने इन्वेड किया। खैर बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ये चित्तौड़ को जीत कर वापस लौटा दिल्ली, वैसे ही मंगोल्स वापस लौट गए। तो ये इसका खौफ था, अलाउद्दीन खिलजी का खौफ मंगोल्स के अंदर भी था। नेक्स्ट लिखिए इन 1305 अंडर द कमांड ऑफ अली बेग मंगोल्स अगेन इन्वेडेड। तो 1305 में अली बेग नाम का मंगोल कमांडर के साथ मंगोल्स फिर से इन्वेड करते हैं। तो यहाँ देखिए अब आपको क्या याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन कौन से मंगोल कमांडर, तो कौन आ सकता है, तरगी खां भी आ सकता है, अली बेग भी आपको मैच द कॉलम में दे सकता है या ट्रू फॉल्स में दे सकता है ना। नेक्स्ट इन 1306 मंगोल इन्वेजन अंडर इकबाल मंडा एंड कुबक। तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्प्ररी मंगोल कमांडर्स आपको क्या कर सकता है, ट्रू फॉल्स में या असर्शन रीजन में हो सकता है कि वो बाकी सारा सेंटेंस सही दे, करेक्ट रहे, बट जो कमांडर का नाम है वही गलत कर दे। तो इतनी सी बात पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से जब आप लिस्टिंग तैयार करना अलाउद्दीन खिलजी की, तो एक लिस्ट ये भी रहेगा अलाउद्दीन खिलजी एंड मंगोल लीडर्स। तो अलाउद्दीन खिलजी और कौन से ईयर में कौन मंगोल कमांडर अटैक कर रहा है। चलिए यहां तक हो गया। अब तो ये अलाउद्दीन खिलजी की जो स्पेशल बातें थे वो हम लोगों ने लिख लिया। अलाउद्दीन खिलजी कैसे सुल्तान बना, कैसे इसने रिफॉर्म्स किए और कौन कौन सा एरिया जीता, और मंगोल्स के साथ इसका क्या कनेक्शन था। क्योंकि मंगोल्स वाला जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी 2021 या 2022 में पूछ चुकी है, 2021 में पूछी हुई है, ये 2022 में, ठीक है। तो यहाँ तक। तो अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ अलग से बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो ये रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ, तो नेक्स्ट अलग पैराग्राफ से लिखिए, बस ऐसे ही एक एक पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे। तो लिखिएगा ऑल्दो द सुल्तान was
इलिटरेट, बेचारा इलिटरेट था, बट सोचिए क्या गजब का इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की सोच थी। तो वाज इलिटरेट बट ही पैट्रोनाइज्ड पोएट्स लाइक कौन, आमिर खुसरो एंड दूसरे कौन, पहले आमिर खुसरो और दूसरे मीर हसन दहलवी, मीर हसन दहलवी। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी जब अपने डेक्कन एक्सपेडिशन या अलग अलग एक्सपेडिशंस पे भी जाता था तो वो आमिर खुसरो को अपने साथ रखता था। ठीक है, तो आमिर खुसरो के साथ मीर अलाउद्दीन खिलजी को तो मैक्सिमम लोग याद रखते हैं, लेकिन हो सकता है वहां पर आपसे ट्रू फॉल्स या मैच द कॉलम में किसका नाम दे दे, मीर हसन दहलवी का नाम दे दे। ठीक है, तो आपको जब लिस्टिंग बनानी है तो आमिर खुसरो किसको पैट्रोनाइज कर रहा है, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी किसको पैट्रोनाइज कर रहा है, आमिर खुसरो और मीर हसन दहलवी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही बिल्ट ए फेमस गेटवे नोन एज, क्या नाम है, अलाई दरवाजा, क्या है, अलाई दरवाजा। हौज खास, महल हजूर, नहीं महल हजर है, महल हजर सतून, जमायत खाना मॉस्क, अलाई मीनार एंड also constructed a new capital at Syria। तो इतना इसने कंस्ट्रक्शन के काम कराए थे, जिसमें मोस्ट फेमस है अलाई दरवाजा। ठीक है, बाकी महल हजार सतून, जमायत खान मॉस्क, अलाई मीनार, ये सब तो अलाई दरवाजा और बाकी ये जितनी बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स को हम लोग कहाँ पर कवर करेंगे, आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, कि कब किसने कौन सी बिल्डिंग बनवाई और उस बिल्डिंग की क्या खासियत है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है कि नहीं है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। यहाँ पर ये लिखवाने का बस मकसद ये है कि जब आप अलाउद्दीन खिलजी पढ़ो तो उसके साथ, क्योंकि मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसमें प्री में ये इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे। एक तरफ से आपको सुल्तान के नाम दे देंगे 4 और एक तरफ उनके बनाए गए कंस्ट्रक्शन के किए गए बिल्डिंग्स या मॉस्क या कुछ और बोल देगा कितने सही हैं इसमें। भाई क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इसी तरह से बनेंगे, और कोई तरीका तो है नहीं क्वेश्चन बनाने का प्री का। और अगर आपसे पूछा जाएगा या मेंस, तो मेंस में इसके कंस्ट्रक्शंस नहीं पूछे जाएंगे, मेंस में क्या पूछे जाएंगे, इसकी पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत में आप एग्रीकल्चरल पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं, डिस्कस कीजिए।
तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ना कि दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान क्या है, अलाउद्दीन खिलजी भी है, तो इसकी जितनी भी रिफॉर्म्स हैं एग्रीकेरियन वो आपको लिखने पड़ेंगे। या दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी या ट्रेड पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया मेंस में, तो यहाँ से इसकी ट्रेड पॉलिसी आपको लिखनी पड़ेगी। आगे और भी जो राजा होंगे, सुल्तान होंगे, और वो जो जो ट्रेड पॉलिसी बनाते जाएंगे वो आपको सब ऐड अप करते हुए एक आपका आंसर तैयार होगा। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स आपके प्री के लिए हो गए। और जैसे रिफॉर्म्स वगैरह जो हैं वो क्या हैं, वो प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, अलाउद्दीन adopted the title of सिकंदरे आजम and gave आमिर खुसरो the title of तूतीय हिंद, तूतीय हिंद। तूतीय हिंद का मतलब क्या हुआ, पैरट ऑफ इंडिया, यानी भारत का तोता। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि भारत का तोता किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, आमिर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल क्या लिया, सिकंदरे आजम, और इसी ने आमिर खुसरो को टाइटल, देखिए इसलिए मैंने क्या किया है, गैप करके लिखा है, आमिर खुसरो टाइटल ऑफ तूतीय हिंद। तो अलाउद्दीन खिल, देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी का टाइटल क्या हुआ, सिकंदरे आजम। आमिर खुसरो का टाइटल क्या हुआ, तूतीय हिंद। और तीसरा क्वेश्चन बना कि आमिर खुसरो को तूतीय हिंद का टाइटल किसने दिया, तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। इसीलिए मैंने लिखवाया कि गेव, यानी कि इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल दिया आमिर खुसरो को तूतीय हिंद, यानी पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। हाँ, तो नेक्स्ट लिखिए, इंक्लूडेड नॉन तुर्क्स इन हिज सर्विस। इसने नॉन तुर्क्स को भी अपनी सर्विस में इंक्लूड किया। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रूलर। देखिए ये सब प्री के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, ये पीसीएस में भी ये सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्रू फॉल्स वगैरह में थोड़े से कहीं से इस टाइप के क्वेश्चंस डाल के आपसे ट्रू फॉल्स या वगैरह में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट रूलर टू फिक्स लैंड रेवेन्यू इन कैश। नेक्स्ट, his theory of kinship was secular and he proclaimed kingship नोन, या नोज ऐसे लिखिएगा, नोज नो किनशिप, एंड आई डू नॉट नो इफ दिस इज लॉफुल
और अनलॉफुल। ये इसके किंगशिप यानी कि इसके राज करने की फिलॉसफी मैं लिखवा रहा हूँ। आई डू नॉट नो इफ दिस इज लॉफुल और अनलॉफुल। आई डू वाट एवर आई थिंक टू बी गुड फॉर द स्टेट। तो इसकी जो किंगशिप की थ्योरी थी, फिलॉसफी थी, यानी कि राज करने का जो फिलॉसफी था, वो फिलॉसफी सिंपल सी फिलॉसफी थी कि किसी को क्या नियम कानून है, क्या नियम कानून नहीं है, क्या नियम कानून क्या कहता है, धार्मिक लॉ क्या कहता है, क्या नहीं कहता, इससे मुझे मतलब नहीं है, या मैं वो जानता ही नहीं हूँ। मैं क्या जानता हूँ? मैं ये जानता हूँ कि मेरे स्टेट, मेरे राज्य, मेरे साम्राज्य के लिए ये चीज़ सही है तो मैं उसको करूँगा। क्या लिखा? आई थिंक टू बी गुड फॉर द स्टेट, तो वही करूँगा। आई डू वाट एवर आई थिंक टू बी गुड फॉर स्टेट, तो जो स्टेट के लिए सही है, और ये भी नहीं कि जो, और वो कौन, किसी और की नहीं, जो मुझे अच्छा समझ में आए, यानी कि आई थिंक, जो मुझे समझ में आए कि ये स्टेट के लिए ज़रूरी है, मैं उसी को फॉलो करूँगा। इसीलिए आपको क्या कहा, इसने स्टेट से के एडमिनिस्ट्रेशन से उलेमाओं को हटा दिया था। तो उलेमाओं को हटाने के पीछे रीज़न क्या था? मेन रीज़न यही था कि ये कभी नहीं, रिलीजन को इसने कभी भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं मिलाया। नेक्स्ट लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी died in December 1315। 1315 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, अब डेथ हो गई तो वही प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट, जो आज तक क्या हो रही थी, हर एक दिल्ली सल्तनत के हर एक डायनेस्टी में देखी जा रही थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी? द वॉर ऑफ सक्सेशन। तो अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1315। तो जब तक ये है तब तक तो किसी ने सर उठाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है तो अब यहाँ पर फिर डिस्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन डाइड इन 1315। अब इसके आगे की कहानी यहाँ से लिखिए कि क्या ऐसी घटनाएं घटती हैं और कौन राजा बनता है। तो लिखिए, आफ्टर अलाउद्दीन डेथ, मलिक कफूर become सुल्तान, बट आमिर यानी कि कौन, नोबल्स, जो दरबार में पैठ रखते हैं या जो अलग अलग लोग थे कैबिनेट वाले, डिड नॉट सपोर्टेड हिम। देखिए, ऐसा तो था नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी जब कर रहा था हर कोई उसके साथ राजी था, बट उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी और वो इतना क्रूर था कि कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो भी नहीं बोल सकता कि अगर कहीं पकड़ा गए, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा एस्पियोनेज सिस्टम यानी कि स्पाई वाला सिस्टम बना रखा था। लेकिन डेथ के बाद तो क्या है, डेथ के बाद तो जिसके मन में जो था वो सब शुरू हो गए। तो जैसे उसकी डेथ हुई तो उसका सबसे वफादार व्यक्ति कौन था? मलिक कफूर बचा था।
मलिक कफूर खुद को सुल्तान बना लेता है, ठीक है, और क्या करता है, लेकिन ये इसलिए बनता है सुल्तान, ऐसा नहीं कि उसको सुल्तान बनने की चाहत, वो अलाउद्दीन खिलजी की टेरिटरी को बचाए रखने के लिए सुल्तान बनता है। बट होता क्या है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब वो क्या कॉन्स्पिरेसी है, कैसी है, वो आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि वो आपसे कभी कहीं पूछा नहीं जाएगा। हाँ, जो पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखिए, आफ्टर मलिक डेथ, ये भी आपसे नहीं कोई पूछा है कि अमीर अलाउद्दीन खिलजी बाद कौन गद्दी पर बैठा, कैसे बैठा, कोई नहीं पूछेगा। बट ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको वो कहानी जो आप एक की तरह जब आप इसको पढ़ोगे तो वो लय आपकी ना टूटे, उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो लिखिए, आफ्टर मलिक डेथ मुस्लिम आमिर्स इंस्टॉल्ड शिहाब उद्दीन उमर, ये क्या है, 6 साल का एक बच्चा है, 6 years old एज सुल्तान। ठीक है, ये कौन है, ये शिहाबुद्दीन किसका लड़का है, अलाउद्दीन खिलजी का लड़का है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लेकिन आपको क्या लगता है 6 साल का बच्चा गद्दी पर कब तक बैठा रहेगा, जब तक कोई उसका मजबूत प्रोटेक्शन देने वाला नहीं होगा तब तक वो कहाँ गद्दी पर बैठ सकता है। तो हुआ भी वही। तो लिखिए अब, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एल्डर ब्रदर killed his younger brother and become सुल्तान। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मुबारक शाह offered Ghazi Malik the command of पंजाब। तो गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति था जिसको पंजाब, क्योंकि ये आपको आने वाले समय में इम्पोर्टेंट है गाजी मलिक। अब ये गाजी मलिक क्या है, कैसे, अभी आपको यहाँ से अब पता चलेगा। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस गाजी मलिक को याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठ रहा है तो गाजी मलिक के सहायता से बैठ रहा है। ठीक है, शिहाबुद्दीन उमर की हत्या करके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठ रहा है तो वो गाजी मलिक की मदद के सहायता से बैठ रहा है। नहीं तो नोबेल्स का सपोर्ट तो किसके हाथ में, शिहाबुद्दीन उमर के ऐसे लिए है। तो कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा तो नोबेल्स को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नोबेल्स को क्या करे, अपने कंट्रोल में रख सके। तो वो कौन था, वो गाजी मलिक था। इसीलिए उसको पंजाब का कमांड दिया, जो सबसे फर्टाइल एरिया, जहाँ सबसे अधिक रेवेन्यू आता है। साथ में वही मंगोल्स इन्वेजन को रोकने का तरीका भी था। तो वहाँ से जब वो रोक के रखेगा तो इन्वेजन से भी बचे रहेंगे, साथ में वो अमीर एरिया है वहाँ लैंड में, नहीं तो गाजी मलिक भी खुश रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इन 1320 मुबारक शाह
killed by his army general खुसरो खां। तो मुबारक शाह की हत्या एक उसी के जनरल ने कर दी, और उस जनरल का नाम क्या था? खुसरो खां। ये खुसरो खां कौन है? तो खुसरो खां क्या था? ये कन्वर्टेड मुस्लिम, मतलब पहले ये किसी और धर्म का था। यूं कह लीजिए कि पहले हो सकता है ये हिंदू ही रहा हो और हिंदू ही था, बाद में ये कन्वर्ट होकर क्या हुआ? मुस्लिम धर्म को अपना लिया, तो ये क्या हो गया? कन्वर्टेड मुस्लिम हो गया। अब खुसरो खां जैसे ही मुबारक शाह की हत्या करेगा तो खुसरो खां क्या होगा? सुल्तान हो जाएगा। तो ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र कन्वर्टेड मुस्लिम जो सुल्तान बनता है, बट कुछ समय के लिए, या यूं कि सुल्तान भी क्या बने, ये दिल्ली सल्तनत की थ्रोन पर बैठता है कुछ समय के लिए। कौन? खुसरो खां। तो अगर कभी आपके सामने क्वेश्चन आया या कोई पूछे कि वो कन्वर्टेड मुस्लिम जो दिल्ली के थ्रोन पर या दिल्ली का सुल्तान बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए खुसरो खां। ठीक। तो अब एक कन्वर्टेड मुस्लिम गद्दी पर बैठेगा तो नोबल्स को वो पसंद नहीं आएगा, तो नोबल्स क्या करेंगे? इसको हटाने की कोशिश करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे खुसरो खां क्या बना रहे? सुल्तान बना रहे। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? वो किसको याद करेंगे? गाजी मलिक को याद करेंगे, क्योंकि वही तो सबसे मजबूत कमांडर है उस वक्त। तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द मुस्लिम्स आमिर्स इनवाइटेड गाजी मलिक to lead a coup against खुसरो खां। तो खुसरो खां को हटाने के लिए आमिर्स किसको बुलाते हैं? गाजी मलिक को, और कहते हैं कि इसके खिलाफ कूप यानी कि विद्रोह करो और अटैक कर दो, अटैक करके इसको हटाओ और खुद गद्दी पर बैठ जाओ, और वही होता भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गाजी मलिक अटैक्ड खुसरो खां इन दिल्ली। अब सोचिए इसकी कितनी ज़्यादा पावर थी और कितना ज़्यादा सपोर्ट था इसके पास नोबल्स का, कि ये दिल्ली में आकर दिल्ली के राजा सुल्तान पर ही अटैक कर रहा है, और खुसरो खां का कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है इन दिल्ली। तो क्या होगा? वार होगा। वार होगा तो कौन? खुसरो खां हार जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सेना कम है, आर्मी कम है, और गाजी मलिक के पास सबका सपोर्ट है। एंड इन दिल्ली एंड बिकेम लिखिए एंड, लिखिए बी हेडेड, हाँ लिखिए बी हेडेड हिम। किसको? गाजी मलिक अटैक्ड खुसरो खां इन दिल्ली एंड बी हेडेड हिम, यानी उसकी हत्या कर देता है। और हत्या ही क्या करता है? यहाँ तक कहा जाता है कि उसके गर्दन काटने के बाद, उसका गला काटने के बाद उसके जो सर वाला हिस्सा है जो, उसको वो लेकर पूरे एरिया में घुमाया भी था, कि दिखाया था कि देखो मैं सबसे बड़ा हूँ, यानी कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। ठीक है। तो एंड beheaded him after that
बिकम सुल्तान, आफ्टर दैट बिकम सुल्तान एज। तो अब सुल्तान बनेगा तो किस नाम से बनेगा, लिखिएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो अब खिलजी डायनेस्टी खत्म और किसकी डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, तुगलक की। तो लिखिए देयर बाई फाउंडिंग ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में मैंने लिखवाया है कि खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आती है। तो यहाँ से तो तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक से हो रही है, बट गयासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नाम क्या है, गाजी मलिक है। जब वो थ्रोन पर बैठता है और सुल्तान बनता है तो अपना नाम क्या रखता है, किस नाम से, गयासुद्दीन तुगलक नाम से वो सुल्तान बनता है। और तुगलक क्यों, क्योंकि तुगलक उसके क्लैन का, तुगलक क्लैन का वो था, इस वजह से वो अपना क्या नाम रखता है, तुगलक नाम रखता है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी क्या हो की डेथ होती है और उसके बाद उसकी पूरी उसकी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। और अब गद्दी पर कौन आ गया, तुगलक डायनेस्टी। तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तुगलक डायनेस्टी।